हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जैक बोर्ड क्लास 11th के लिए, जो टर्म टू एग्जामिनेशन में आने वाला है मेरे दोस्त। और हर एक चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सारे चैप्टर पढ़ा दिया हूँ और सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और मॉडल सेट तो बहुत पहले ही सारा कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन मॉडल सेट में गेसिंग नहीं कराया था। मॉडल सेट से नहीं बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ताकि आपको मेन जो फोकस होता है कि कौन कौन क्वेश्चन फोकस करना है, फोकस करने में आसानी हो। तो आज मैं चुन कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मॉडल सेट से, और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने अलग पढ़ा दिया हमारे दोस्त। फिर भी गेसिंग करा दूंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो और माइंड में रखने में कौन सा क्वेश्चन को माइंड में रख के जाना है कि वहाँ पे 100% चांस है कि रिजल्ट में क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में आने के हम दोस्त। क्योंकि इंग्लिश मैंने गेसिंग कराया था, वहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन मिल गए, या बोलिए तो आर्ट्स में तो 80% आर्ट्स में मिल गए। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन था सारा मैंने गेसिंग करा दिया था और वहाँ से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ गए थे। तो यानी कि मैं जो गेसिंग कराता हूँ फिक्स है वहाँ से आते हैं, लेकिन एक चीज़ और मेरे दोस्त, मॉडल सेट से इकोनॉमिक्स पे कम आते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं उसमें मॉडल सेट से कम रहते हैं। हम लोग को भी कम दिया था 12 में भी, और 11th को भी कम ही देगा। इसके लिए मैंने हर एक चैप्टर पढ़ा दिया और हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ। कुछ देखिए मत देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कुछ नहीं देखे तो 4 चैप्टर जरूर देखिएगा। पहला चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, दूसरा चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीसरा इंडेक्स नंबर और चौथा क्या है कोरिलेशन। यह 4 चैप्टर जरूर देखे जाइएगा। और अगर 4 नहीं दिखेगा तो पॉवर्टी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जरूर देख लीजिएगा। ये 2 चैप्टर बेहद ही खास है, ठीक है। और आज देखिए हम लोग का रिजल्ट भी आने वाला क्लास 12 का। मैं अपना रिजल्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े हुए रहना होगा, और साथ ही साथ आगे का अपडेट क्लास 12 की तैयारी कैसे क्या करना है उसके लिए भी चैनल से जुड़ना होगा, ताकि आपका भी रिजल्ट हमसे बेहतर हो, हमसे बेस्ट हो। तो चलिए आज का रिजल्ट तो देखेंगे। उससे पहले आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम नहीं, आज 21 तारीख हो गया ना, 22 से 2 दिन टाइम है, 24 का एग्जाम है, तो 2 दिन पहले डाल देना होता है कि आप लोग रिवीजन करिएगा। तो अच्छे से इसको माइंड में रख के थोड़ा सा जाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। शायद डिफिनेशन दे दे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्या था डिफिनेशन में, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, उसके लिए मैनेज करना होगा आप लोगों को किसी भी हाल में। चलिए पॉवर्टी क्या, पॉवर्टी रेफर्स टू ए स्टेट। पॉवर्टी का स्टेट एक अवस्था को रेफर करता है, ठीक है, इन विच जिसमें एन इंडिविजुअल अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लाइक कैसे क्लोथिंग, फूड्स, एजुकेशन। क्या है पॉवर्टी की अवस्था को रेफर करता है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक खास आदमी अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है। कौन? एक खास आदमी। वैसा ही सिचुएशन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। तो उसमें बेसिक नेसेसिटी क्या होगा मेरे दोस्त, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और एजुकेशन आते हैं। डिटेल में चैप्टर में सारा समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर रिकॉल करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए इंडेक्स नंबर के बारे में बोले कि इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। इंडेक्स नंबर को हम लोग जानते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर P01। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या 01 स्क्रीनशॉट लिया हूँ ना, जो नोट्स था ना, नोट्स से स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो इसीलिए क्लियर और नहीं है। तो क्या था यहाँ पे P01 से करंट ईयर को डिनोट करते हैं। आगे देखिए, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। 2 टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, हम लोग जानते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर का अलग टाइप होते हैं और वेटेड इंडेक्स नंबर के अलग टाइप होते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा में नहीं देखना है, अभी मैं सिंपल इंडेक्स नंबर को थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जैक बोर्ड में सिंपल से ही क्वेश्चन देने को चांस रहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल से ही देता है। अब सिंपल इंडेक्स नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। एक सेकंड में, सिंपल इंडेक्स नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। 2 टाइप के होते हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव जो सिंपल है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P01 करंट ईयर के लिए क्या है, समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। क्या है, समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। P1 क्या है, P0 क्या है, ये सब बताया है, लेकिन फिर भी बताते हैं। P1 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और P0 क्या है, प्राइस फॉर बेस ईयर। बेस ईयर के 0 से दिखाते हैं और करंट ईयर के दोस्त 1 से दिखाते हैं। तो वही है यहाँ पे समेशन ऑफ P1 बाई क्या बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड निकाल सकते हैं। गिवन द फॉलोइंग, देखिए मॉडल सब्स्टिट्यूशन है, डाटा क्या है, एज्यूमिंग दैट 2004 दिया गया बेस ईयर एंड फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर निकालना है एंड प्राइस डिफरेंस कमोडिटी फॉर द ईयर 2015। 2015 आपका हो गया क्या, करंट ईयर, और 2004 हो गया बेस ईयर। तो हम लोग निकालेंगे, कमोडिटी सजा लेंगे। कमोडिटी क्या है, प्राइस इन 2004 एंड प्राइस इन 2015। तो A B C जो भी कमोडिटी उसको लिख लिए, ठीक है। उसका प्राइस 2004 में क्या है 50 है, और 2015 में 80 है, यानी कि हो गया P0, ये हो गया P1। इसका भी P0 P1 P0 P1 P0 P1 सबका निकल गया P0 P1। अब यहाँ पे हम लोग सजा लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ABCD कमोडिटी लिख दिया, P0 लिख दिया सबका बेस ईयर का, और करंट ईयर का P1 से डिनोट करके समेशन ऑफ P0 समेशन ऑफ P1 निकालिए। और जो फॉर्मूला में हम लोग का यूज होता है ना, फॉर्मूला क्या है,
सिंपल एवरेज का क्या होता है मतलब समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100 और समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100 यानी कि 164.49 निकल गया मेरे दोस्त। तो यही फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा कि समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अगर सिंपल एवरेज से देता है ना कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ क्या PR प्राइस रिलेटिव बाई N। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, प्राइस रिलेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है तो प्राइस रिलेटिव निकलता है P1 और P0 इंटू 100। देखिए यहाँ पे क्या था, समेशन था एवरेज में, ठीक है। हम लोग का प्राइस केवल प्राइस रिलेटिव निकालना रहेगा, तो प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए यानी कि सेकंड फॉर्मूला में सिंपल एवरेज में ये किसका था, सिंपल एग्रीगेटिव का, सिंपल किसका था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का था ना, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का है मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, और यह है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, तो प्राइस रिलेटिव निकालने का है समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। सॉरी मेरे दोस्त समेशन नहीं रहेगा, समेशन तो इसका फॉर्मूला में है ना, समेशन नहीं, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकाल डायरेक्ट P1 बाई P0 इंटू 100, ठीक है। चलिए, गिवन द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द प्राइस रिलेटिव, थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का है ना बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 360 कर लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला है ना। चलिए, प्राइस रिलेटिव मेथड कंस्ट्रक्ट एंड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर रिलेशन टू, हो गया ना, वही क्वेश्चन था, रिपीट कर दिया, वही क्वेश्चन था। चलिए, अब क्या सेंट्रल टेंडेंसी, बोले थे कि चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कोई खास नहीं है, वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आना चाहिए, बस एक टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा से कर लीजिएगा ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेजर ऑफ टेंडेंसी जो है ना, सेंट्रल टेंडेंसी बेहद खास चैप्टर है, इसको देख लीजिए, यहाँ से कुछ भी दे सकता है, मीन भी दे सकता है, मीडियन भी दे सकता है, ऐसे तो मैं ले आया हूँ कुछ, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा कर लीजिएगा ना तो क्लियर कॉन्सेप्ट सब कुछ हो जाएगा। तो मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या होता है, और शायद आप लोग 1 घंटा दे रहा, बहुत जैकबोर्ड बुरा कर, 1.5 घंटा देना चाहिए ना, थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना रहता है, बहुत टाइम लगता है, कैसे होगा। हम इकोनॉमिक्स लिखे थे ना अपना 1-1.5 पेज में लॉन्ग लिखते थे अच्छा से पूरा सजा के, नेशनल इनकम पे निकालने के लिए दिया था ना, 1 पेज में लिखे थे अच्छा से बना के, तो टाइम लगता है लिखने में, सब डीप सब्जेक्ट है, तो डीप सब्जेक्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा ना लिखने में, टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं देता तो क्या करिएगा, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ए सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज का एक सेंट्रल वैल्यू, एक मुख्य वैल्यू रहता है, या उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलते हैं, जो कि दिखा देता है, एक वैल्यू देंगे वो वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा कि नहीं, जो मीडियन निकालता है, मीन निकालता है, क्या दिखाता है, एक एवरेज निकालता है, तो एवरेज हम लोग को दिखा देता है, वो एवरेज होता है ना, वह एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है जो पूरे सीरीज को दर्शा देता है कि नहीं यह सीरीज ऐसे है, मैंने 10, 20, 50 ऐसे करके एवरेज नंबर निकालते हैं तो उसे अनुमानित हो जाता है कि नहीं इसी के रेंज में सारे नंबर होते हैं, तो वही सेंट्रल टेंडेंसी होता है मेरे दोस्त। अकॉर्डिंग टू क्लेक्स एंड एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। एवरेज क्या है, एवरेज एक फिगर होता है जो कि सारे ग्रुप को, एवरेज को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं। तो टाइप ऑफ एवरेज, एवरेज कितने टाइप के होते हैं, या टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको बताते हैं कि 3 टाइप के होते हैं ना, मैथमेटिकल होता है पहला, दूसरा पोजिशनल और तीसरा अदर्स होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको बता दिया डिटेल में कि क्या होता है ना, कि देखिए मैथमेटिकल एवरेज में आपको सिंपल और वेटेड निकालना होगा, पोजिशनल में आपको मीन, मोड और पार्टिशनल वैल्यू पढ़ना होगा, वो अदर्स हम लोग को नहीं पढ़ना रहता है। तो हम लोग को एक सेकंड, पोजिशनल में भी आपको मीन मीडियन पढ़ना है, इसमें आपको क्वार्टाइल डिवीजन हटा दिया है, परसेंटाइल डिस्टेंस नहीं पढ़ा, क्वार्टाइल पढ़ना जो मैंने पढ़ा दिया चैप्टर में, और मीन मीडियन सारा पढ़ा दिया हूँ। और फिर एवरेज में आपको अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक नहीं पढ़ना, आपको अर्थमेटिक मीन केवल पढ़ना है, और फिर इसमें वेटेड में भी आपको अर्थमेटिक वेटेड मीन पढ़ना है। तो ये सब थोड़ा सा समरी टाइप का था, इसको छोड़िए हटाइए, कोई खास नहीं है। चलिए, हाँ 3 वो सीरीज होता है, भी याद रखिएगा, एक सेकंड क्वेश्चन कटेगा। हाँ देखिए, मीडियन निकालने के लिए अगर देता है एग्जामिनेशन में मीडियन निकालिए, और कंटिन्यूअस सीरीज का देता है तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्त, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में है और मीडियन निकालने के लिए दिया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा चैप्टर में देख लीजिए मीडियन मैंने कैसे निकाला था, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन फिर भी कंफर्म होने के लिए देख लीजिएगा। अगर कंटिन्यूअस में ज़्यादा चांस है कि कंटिन्यूअस में ही देता है तो आप क्या करिएगा, उसको अरेंज मीडियन निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि की फैक्टर क्या है, उसको अरेंज करना, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करिए। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, उसको nth बाई टर्म निकालिए, आपको जितना निकालना है उसके बाद अप्लाई फार्मूला करना है, m बराबर L1/n/2 माइनस CF/F इंटू C क्या है तो कॉमन डिफरेंस n/2 निकालिए, नंबर जो होगा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी F, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग क्या मीडियन निकालते हैं, कब, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो फार्मूला का माइंड में रखिए, कहीं दे सकता है, मोड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ चैप्टर क्या है, बेहद ही खास, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स दिया रहेगा, एक्स आपका देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी इसको बोलते हैं। एक सेकंड, चलिए अब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग n पहले निकालते हैं, तो n निकालिए तो n/2 निकालेंगे ना, n हम लोग सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 आ गया, तो वही n/2 यानी कि 20 आ गया, 10 आ गया। तो इसी का सामने देखेंगे ना जो होता है ना, वही हम लोग का मीडियन वैल्यू निकाल जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 आ गया, तो 10 अब देखिए कि किस में 10 आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिएगा 10 किस में आएगा, ये 10 फ्रीक्वेंसी में नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 10 किस में। तो यहाँ देखिए 13 है, एक क्लियर इसको करते हैं ना, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए 13 है,
यहाँ पे 8 है, इसी के बीच में 10 आएगा, तो 10 इसी के साथ, यही ना हम लोग का सीरीज हो जाएगा। तो यही सीरीज हो जाएगा हमारे दोस्त, और जब सीरीज हो जाएगा तो इसी वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यही हम लोग का मीडियन सीरीज यानी कि मिडिल ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 5 आ गया, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाला होता है, इससे पीछे वाला, सीरीज के पीछे वाला, या फिर फ्रीक्वेंसी के पीछे का बगल जाइए 8 देखिए, तो यहाँ पर यही देखिए पेन मेरा, वो पेन खराब हो गया, पेन चल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होता है ना कभी कभी, इसको ओरिजिनल पेन जो था उसको ख़राब कर दिया घर पे। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहे थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पीछे वाला होता है, देखिए यहाँ पे जो 13 है, देखिए एक सेकंड, जो 13 है, 13 के पीछे देखिए 8 है, या फिर फ्रीक्वेंसी में जिसके बगल वाला 8 है, देखिए 8 है ना, तो यही जो 8 होता है यही क्या निकल जाएगा आपको, एक पीछे वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और साइड ये देखिए 11 लोअर लिमिट, और उसके बाद सी कॉमन डिफरेंस, तो दोनों में 10 का डिफरेंस है ना, देखिएगा सीरीज कितना है 10 का डिफरेंस है, तो सी निकल गया। और सारा वैल्यू निकलने के बाद में दोस्त क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, L1/n/2 क्या है -CA/F इंटू सी करके कैलकुलेट करिए, खटखट और आंसर निकाल लीजिए। यही था थोड़ा, ठीक। देखिए बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर थोड़ा सा चैप्टर, बोल रहे हैं कि चैप्टर थोड़ा सा है, इसमें देने का चांस बनता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मीनिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इंडेक्स नंबर क्या होता है हल्का सा मैं बताता हूँ। क्या होता है ना इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर या स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है। स्टैटिस्टिकल टूल्स करने का मतलब जो भी हम लोग स्टैटिक्स में यूज करते हैं ना फाइंड करने के लिए जिस मेथड का, तो वे सब स्टैटिस्टिकल टूल्स हो जाते हैं। तो स्टैटिक्स में जिसका यूज किया जाता है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। यूज करने का मतलब उससे यूज करके हम लोग निकालते हैं मीन, मीडियन, मोड वगैरह। तो ये भी एक सब क्या है, ये सभी एक तरह से एवरेज ही होता है ना, तो मीन भी कहिए। चलिए, फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स ओवर ए 2 और मोर डिफरेंट टाइम्स। देखिए ग्रुप में चेंजिंग होता है ना, तो एक या दो अलग अलग समय में 1 से 2 जो रिलेटिव ग्रुप में चेंज होता है, तो उसी को हम लोग क्या इंडेक्स नंबर समझते हैं। ग्रुप कहने का मतलब अगर मान ली 2 डाटा के बीच में करते हैं ना, तो आपका कोरिलेशन हो गया। कोरिलेशन 2 डाटा के बीच में करते हैं, और इसमें जो कंपेयर करता है चेंजिंग में, तो इसमें करता है पूरे ग्रुप में। तो वही कह रहा है कि मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंज इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर 2 और मोर। अलग अलग रिलेटेड वेरिएबल्स के अलग अलग ग्रुप रहेंगे, तो वही ग्रुप में क्या चेंजिंग हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट, इंडेक्स नंबर देखते हैं ना, सेंसर कितना बढ़ा कितना घटा, तो बहुत सारे ग्रुप में देखा जाता है, ग्रुप से ग्रुप कंपेयर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें डाटा रहते हैं, लेकिन अब बात करिएगा कोरिलेशन वगैरह जो होता है ना, तो उसमें 2 डाटा के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यही इंडेक्स नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का था कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रिलेटिव चेंजेस में कितना होता है ग्रुप में, तो उसे निकालने के लिए क्या होता है इंडेक्स नंबर देखा जाता है, ठीक। इंडेक्स नंबर देखिए दे सकता है, डिग्री बताइए, तो डिग्री देखिए परफेक्ट होता है, परफेक्ट हाई, फिर मॉडरेट होता है, फिर लो होता है, उसके बाद 0 होता है। तो परफेक्ट हाई रहेगा ना, देखिए परफेक्ट में हाई, फिर मॉडरेट, फिर लो, फिर 0। तो परफेक्ट में 1 मानिए पॉजिटिव में, -1 निगेटिव में, ठीक। हाई दे दिया ना, तो 0.75 से 1 के बीच में, और इसे माइनस में कर दीजिएगा तो निगेटिव में। फिर मॉडरेट में 0.25 से 0.75, और निगेटिव में माइनस कर दीजिएगा, निगेटिव में चला गया। लो में फिर 0 से 25, और निगेटिव में ऐसे चला गया, फिर 0 0। तो यही 4 को माइंड में रखिएगा। पूछता है ना कि इस पर कमेंट करिए, तो कमेंट जो आपका रिलेशन निकालिएगा इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर निकालने के बाद पूछ सकता है कि इसमें आपको रिलेशन बताइए, तो रिलेशन कैसे बताइएगा, तो रिलेशन बताने के लिए माइंड में रखना चाहिए कि हाई डिग्री है कि लो डिग्री है। ये आपका किसका निकला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल कर पूछता है ना। इंडेक्स नंबर का नहीं है, इंडेक्स नंबर का नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। आपको कोरिलेशन का है, तो कोरिलेशन निकालने के लिए मैं इसको डाल दिया था कि कभी कभी कमेंट कर रहा है कि कमेंट करके बताइए, तो मैंने डाल दिया कि आप इसको माइंड में रखिएगा कि इतना बीच का हाई है, लो है, मॉडरेट है ना। तो कमेंट करने देगा, अब रिजल्ट निकलने के बाद आपको सोचना पड़ेगा ना क्या आया, तो जैसा आएगा उसके अनुसार कमेंट करके लिखना होता है, क्योंकि मॉडल में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी किसी होगा सेट का, और इसमें 3 का आंसर देना रहता है आप लोग को। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द डाटा, अगर मान लीजिए मीडियन, देखिए मीडियन आपको निकालने के लिए 1 सेकंड, इससे पहले जो निकाला था हम लोग, रुक जाइए, मीडियन तो ही बता दिए ना, मीडियन तो बता दिया, मीडियन तो छोड़िए, इसको तो बता ही दिए ना, मीडियन तो हो ही गया। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ देखिए कोरिलेशन से फिक्स है कि क्वेश्चन एक देंगे हर एक मॉडल सेट में। मीडियन का अपना डिफिनेशन वगैरह फिर माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा पूछ सकता है। तो मीडियन का होता है इट इज डिफाइन एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। देखिए मैं उतना डिटेल नहीं समझा पा रहा हूँ ना, क्योंकि सब चैप्टर में पढ़ाते हूँ, हर एक चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, मॉडल से इतना डिटेल में करिए ना कि सोच रहा हूँ बस आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। चलो कि सब माइंड में रखिएगा, ठीक है। वेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, और यह कहता है मिडिल वैल्यू होता है ना, मीडियन की भी सीरीज का मिडिल वैल्यू क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं दोस्त, जब वो डाटा के अरेंज होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन निकालने को दे रहा है। बोल तो मेथड नहीं बोल रहा है, लेकिन आप लोग कार्ल पियर्सन निकालिए, बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो VBI टॉपिक है, जो बोले थे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन खास है, वहाँ से क्वेश्चन देंगे, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख लीजिए ना, रिकॉल हो जाएगा। अगर जानते भी होंगे थोड़ा सा रिविजन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहेगा। क्या करेंगे ना, थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है। द गिवन क्वेश्चन इन द डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी और सीरीज है तो डिस्क्रीट है। देखिए जब फ्रीक्वेंसी और डाटा दिया रहेगा ना तो डिस्क्रीट, देखिए है ना,
फ्रीक्वेंसी है और डाटा से क्या डिस्क्रीट सीरीज है, लिख दिए, जो दिया हुआ लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है थोड़ा सा डिटेल में। चलिए डिस्क्रीट सीरीज, सो वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं ना, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट, लेकिन हम लोग डायरेक्ट का यूज करेंगे, आसान पड़ेगा, सुविधा है और आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, एक्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, दो चीज़ तो दिया रहेगा, एक्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। देखिए मैंने निकाला नहीं था, यहाँ पे वही नोट से स्क्रीनशॉट लिया होता है, यहाँ पर भी नहीं निकाला हूँ। आपका एक्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एफ निकाल लीजिए, उसके बाद डेविएशन निकाल लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डेविएशन निकालना होगा। डेविएशन कैसे निकाला जाता है, एक्स में से मीन को माइनस करते हैं ना तो डेविएशन निकल जाता है। देखिए एक्स में से मीन को, तो मीन निकालेंगे और मीन को माइनस करेंगे तो डेविएशन यहाँ पे निकल जाएगा। और डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, उसके बाद समेशन ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट आया ना, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर यहाँ पे इफेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आपका एक्स आएगा, निकालिएगा, हम निकालो नहीं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एफ कहाँ गए, एफ देखिए यहाँ पर है, देखिए 4 यहाँ पे गया ना, और 1 सेकंड एक्स स्क्वायर कहता है 11 है ना, तो 11 से 44 यानी 46 पॉइंट कुछ है, यानी कि यहाँ पे है ना, इस प्रकार देखिए यहाँ 1 सेकंड, हाँ 5 6 है, थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वही होता है ना एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन का स्क्वायर करिएगा तो वही होता है। उसके बाद लास्ट में देखिए कैसे क्या करेंगे, देखिए पहले तो निकाल लेंगे मीन डेविएशन, मीन निकालिए, देखिए नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आपको एफ एक्स भी दिया हुआ है, तो समेशन करेंगे तो एफ एक्स निकल, 1 सेकंड में देखें, हाँ ठीक है, समेशन करेंगे एफ एक्स निकल गया, उसके बाद मीन निकाल लीजिए और सब में से मीन को माइनस करिएगा। देखिए 13.4 क्या है, मीन है, देखिए एक्स में से, देखिए एक्स में से 13.4 को सब में से माइनस करेंगे तो मीन निकल गया ना। अब इसमें इसके बाद क्या करना रहता है ना, कि जो रूट अंडर मीन स्क्वायर जो होता है ना, उसको देखिए रूट अंडर स्क्वायर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई एन फार्मूला है। उसके बाद एक्स क्या है, एक्स वही होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स माइनस मीन, तो एक्स का स्क्वायर एफ एक्स यहाँ पर निकल जाएगा, सब वैल्यू को फार्मूला बैठा के आंसर आप निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, इसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखिए डिफिनेशन नहीं पूछ सकता ना, रूट अंडर स्क्वायर मीन और डेविएशन, तो वही मीन स्क्वायर डेविएशन है ना, समेशन ऑफ रूट अंडर मीन स्क्वायर डेविएशन। डिस्टिंग्विश क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए इसको भी मैं डाल दिया हूँ कि दे सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस टाइप में देता है। क्या होता है, एक सेकेंड, देखिए क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेट करके एब्सोल्यूट यानी कि रियल, तो रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू ए पीपल, क्या है, रिलेटिव टू अदर्स पीपल, रीजन्स और नेशन। ठीक है, रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल रिलेटिव टू अदर्स पीपल। ये कैसा पॉवर्टी को रेफर करता है, वैसा बताता है ना, रिलेट करके बताता है ना, किसे रिलेट, पीपल से, रीजन से, क्षेत्र से, हर एक को रिलेट करके बताता है रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन यह क्या रियल पॉवर्टी, रिलेट करके मेरे पास कार है तुम्हारे पास कार नहीं है, चाइना के पास इतना बम है मेरे का पास इतना बम नहीं है, होता है ना, तो उस प्रकार कंपेयर करके बताता है, तो वही रिलेटिव पॉवर्टी होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम रियल पॉवर्टी बोलते हैं। इट रेफर्स टू ए टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने लोग रहते हैं उसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। इसी रियल पॉवर्टी यही है, यही पॉवर्टी मेन हम लोग मान के चलते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही रियल पॉवर्टी होता है। तो जितने भी ठीक है बोलते हैं दोस्त, जो पॉवर्टी लाइन से जितने भी नीचे रहेंगे ना तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सब आ जाते हैं। ठीक, वेन वी से, जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिवली पुअर, मतलब बता रिलेटिवली पुअर है, तो क्या देन इट इज द कंपेयर विद अदर कंट्री लाइक द कंपेरिजन दैट ऑफ द क्या पर कैपिटा इनकम और डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री से पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए बताया कि बोले आपको कि इंडिया क्या है, एक पुअर कंट्री है, यानी रिलेटिव कंट्री है, रिलेटिव पुअर है, तो रिलेटिव पुअर कहने का मतलब दूसरे कंट्री से कंपेयर करके उसके पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं ना, कितना हमसे आगे कितना पीछे है ना, तो वही करके हम लोग बता सकते हैं कि यह क्या है, रिलेटिव पुअर है अगर कहते हैं तब। और द कंसेप्ट हैज़ बीन relevance for the less developed country and the concept has no relevance for the developed country। देखिए इसका कंसेप्ट है ना, किसका, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, इसका लेस रिलेवेंस है, नहीं लेस मैंने वैल्यू देता है किसमें, डेवलप कंट्री में। एक सेकंड, हाँ डेवलप कंट्री में इसका वैल्यू कम है, और हैज़ द नो रिलेवेंस फॉर द डेवलप्ड कंट्री। एक सेकंड, डेवलप सॉरी कंसेप्ट हैज़ रिलेवेंस फॉर लेस डेवलप कंट्री एंड द कंसेप्ट नो रिलेवेंस फॉर डेवलप कंट्री। देखिए इसका कंसेप्ट जो है ना वो डेवलप कंट्री में नहीं रहता है, वहाँ पे एकदम कह रहा है कि नो रिलेवेंस, कोई उसका मतलब रिलेवेंस मैंने उसका संदर्भ में कोई उसका वैल्यू कोई उसका मान नहीं रहता। किसी डेवलप में, डेवलप कंट्री में नहीं देखता कोई पर कैपिटा इनकम, सबको यहाँ पे डेवलप रहते हैं, लेकिन इसका क्या कहता है, हैज़ एक सेकंड, कंसेप्ट हैज़ रिलेवेंस फॉर लेस डेवलप कंट्री, और जो कंट्री कम डेवलप है ना उसमें इसका रिलेवेंस रहता है, रिलेवेंस में इसका महत्व रहता है, यानी कि जो डेवलप कंट्री नहीं है तो उसमें पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं, यहाँ भाई इतना हम लोग क्या है, हम लोग नीचे है पॉवर्टी लाइन से, लेकिन जो कंट्री डेवलप है तो वहाँ पर पॉवर्टी लाइन का क्या रिलेवेंस रहेगा, कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है ना कि इसका नो रिलेवेंस, देखिए यहाँ पे साफ बोल दिया नो रिलेवेंस फॉर द डेवलप कंट्री, और क्या कर रहा है, लेस डेवलप में इसका क्या होता है, रिलेवेंस होता है। तो वही कह रहा है दोस्त, इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए,
विद इन इंडिया रिलेटिव पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट और लोरेंज कर्व से हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी को मापते हैं मेरे दोस्त। और इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से हम लोग इसको मापते हैं। पॉवर्टी लाइन निकाला हुआ है, गरीबी कैसे मापा जाता है उसी के अनुसार हम लोग इसको मापते हैं। ठीक है, आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप नंबर लेके आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने सारे को डिटेल में पहले ही समझा दिया हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, चलिए, इन इंडिया इंडिया इज रिलेटिव क्या है, रिलेटिवली वन ऑफ द पुरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स पर कैपिटा इनकम इज लेस देन द डॉलर पर डे। ये भी एक पुरेस्ट कंट्री कहने का मतलब वर्ल्ड से पुरेस्ट कंट्री अभी भारत भी है, क्योंकि इसका डॉलर का कंपेयर देखा जाए ना, $1 क्या है, बहुत ही कम है इनकम, लेस देन $1। मतलब पर डे का इनकम है, पर कैपिटा इनकम है ना, वह $1 से भी कम है। इट्स पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1 पर डे। पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्ति का जो इनकम है ना, एक दिन में देखा जाए ना तो $1 से कम है। इसलिए भारत क्या है, ये भी एक क्या है, वर्ल्ड्स एक सेकंड पुरेस्ट कंट्री आता है, ये भी एक गरीब देश में आता है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। भारत भी क्या है, गरीब कंट्री है। इन इंडिया 29.8% ऑफ द एक सेकंड टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। भारत में देखा जाए तो 29.8% जो जितने पॉपुलेशन में एब्सोल्युटली पुअर है, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, वही रिपीट हो गया दो बार ना, वो कुछ है नहीं। चलिए लास्ट सेकंड, इट कंपेयर द इनइक्वलिटी इनकम एंड क्या है, एसेट्स ओनरशिप। यह कैसे कंपेयर करता है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, इनकम में कम बेसी देखता है, कौन कंट्री का इनकम ज़्यादा है, कौन का कम है। एंड एसेट्स ऑफ ओनरशिप, किसी कंट्री का एसेट मतलब पूंजी, कौन कंट्री के पास ज़्यादा पूंजी है, कौन कंट्री के पास कम पूंजी है, तो उसके बारे में। एंड मेजर बाय द 2 क्राइटेरिया, मेन क्या, कैलोरी कंजप्शन और क्या है, मेन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। इसको 2 तरीका से मापा जाता है। कैसे, एक तो कैलोरी कंजप्शन से, और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया जो है ना, 1000 रुपया 800 रुपया तो एक्सपेंडिचर, और कैलोरी में आपको 2100-2400 है ना देहात का और शहर का, तो उसी प्रकार से इसको मापा जाता है। यानी कि बोल देता आपका देहात के लिए कितना है, 2400 कैलोरी, और शहर के लिए 2100 कैलोरी। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके में आपका शहर के लिए है शायद कितना है, 800 रुपया है ना, एक सेकंड में दोस्त, कितना था शहर के लिए, 1000 रुपया है आपको, ठीक एक सेकंड, हाँ शहर के लिए 800 रुपया आपको, गाँव या देहात के लिए। एनसीईआरटी का डाटा थोड़ा सा देखिएगा, डाटा में भूल रहा हूँ, कितना ही है ना चैप्टर में, कितना था, वही 800-1000 के आसपास। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिवली पुअर, वही रिपीट कर दिया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, मिनिमम कैलोरी कंजप्शन देखिए यहाँ पे लिख दिए थे। चलिए यहाँ पे लिख दें, क्लियर हो गया। क्या करा था, मिनिमम कैलोरी कंजप्शन फॉर द रूरल क्या, 2400 कैलोरी पर डे। ठीक है ना, फॉर द अर्बन एरिया इट इज कंसिडर्ड 2100 कैलोरी पर डे। पर डे आप इतना लेते हैं ना तो आप पुअर नहीं है, इससे कम लेते हैं तो आप एक पुअर में कैटेगरी में आ जाएंगे, एब्सोल्युटली पुअर में आ जाएंगे। और एक और तरीका इसका मापने का वो है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपको देख सकते हैं दोनों मेथड में कौन बेस्ट है, तो दोनों मेथड में आपको क्या है ना कि कैलोरी कंजप्शन, एक सेकंड नहीं, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ट रहेगा। कैलोरी कोई ज़्यादा भी लेता है कम भी लेता है ना, तो इस पर नहीं, हम लोग का जो मेन क्या है, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कंजप्शन करने खपत करने पे कितना खर्च करते हैं, उसी के अनुसार जो है ना मेन आता है। तो रूरल के 800 है और अर्बन के लिए 1000 रुपया होगा पर मंथ आप इतना करते हैं ना। पहले का डाटा है ना, अब तो चेंज हो गया ना, तो एनसीईआरटी का पहले का डाटा तो इसी को याद रखिएगा हम लोग। तो यही था मेरे दोस्त। आगे देखिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, बोले कि थोड़ा सा वीवीआई टॉपिक है तो यहाँ से भी दे सकता है, तो डिफिनेशन देगा तो ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, इसे डिफिनेशन दे सकता है ना, डिफिनेशन को आप रट लीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, तो डिविएशन से डिफिनेशन ही दे सकता है, या फिर निकालने के लिए देगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। तो मीन डेविएशन का भी क्या बोलते हैं, उसका भी ये दिया हुआ है मॉडल में, तो पढ़ लीजिएगा तो अच्छा है। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज डिफाइन एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ डिनोटेड बाय सिग्मा। देखिए रूट मीन, देखिए रूट है, रूट उसके बाद मीन स्क्वायर, देखिए समेशन इसका मीन निकालते हैं ना बटा मीन, अब स्क्वायर डेविएशन, देखिए एक्स क्या है, एक्स डेविएशन होता है, तो वही का रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर करके उसको मीन निकाल कर रूट कर देता है, तो वही कहता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रट जाइएगा कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन, ठीक है। चलिए, मेंशन एनी वन रीजन टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। एक कारण बताइए कि जिसे भारत में गर्ल एजुकेशन को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, तो बताइए कि ऐसा क्या रीजन है, बता सकते हैं ना कि जिसे गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। देखिए मैंने क्या बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रीजन आप लोगों को लिखा हूँ, क्या है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशन की मदद से, आप देख रहे हैं कि टॉपर जो आई इसमें क्या है, श्रुति शर्मा ना, देखिए लड़की टॉपर है, तो लड़की को हम लोग कम नहीं भापना है, लड़की भी बहुत आगे है, लड़की को आगे पढ़ने के लिए मौका देना चाहिए, ठीक है। देखें, अपलिफ्ट देयर फैमिली, अगर पढ़ लेती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन की मदद से लड़की क्या करती है, अपने फैमिली को अपलिफ्ट कर सकती है, ऊपर उठा सकती है, ठीक है। और गर्ल हु रिसीव्स in education who are less likely to marry young,
जो लड़की एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं उसका कम चांस रहता है कि यंग में शादी कर ले, यानी कि पूरा जवां होती है शादी कर ले तो उसका चांस कम रहता है। जब पूरा एज निकल जाता है ना, कुछ कर लेते हैं करियर में, उसके बाद शादी करने का चांस रहता है, यानी कि चाइल्ड मैरिज से बच जाती है। और साथ ही साथ एंड मोर लाइकली टू लीड हेल्दी, चाइल्ड मैरिज से बच जाती है तो हेल्दी यानी कि स्वस्थ जीवन जीने का क्या होता है, लाइकली यानी कि चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजन्स टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। ये आप लिखते हैं ना तो कोई एक नंबर भी नहीं करता है मेरे दोस्त, यानी कि फुल नंबर मिलेंगे। सेक्शन भी कहीं किसी सेट का होगा, शॉर्ट टाइप के आंसर। राइट टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये तो हर चैप्टर में कहीं से दे सकता है, मीन का देगा मीडियन का देगा, हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा बोल रहे हैं आपको मीन मीडियन स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर मस्ट पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाना है, अभी भी टाइम है तो चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं ना, तो उसको मस्ट है कि आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिट और डीमेरिट मीडियन का मैंने दिया हूँ, ठीक है, मीडियन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हूबहू भी देने का चांस है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चैप्टर ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, ऐसे ऐसे टॉपिक को माइंड में रख के जाएं, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। वहाँ पे मैंने मीडियन का वहाँ पे मीन का भी दे सकता है ना, तो कोई गारंटी कोई फिक्स नहीं है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा क्या होता है मीडियन का देख लेते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट, मैंने कैलकुलेशन करने में आसानी और समझने में भी आसानी होता है, डायरेक्ट भी देख के हम लोग जो मीडियल वैल्यू है ना उसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, नॉट अंडरली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से क्या अफेक्ट नहीं होता है, एक्सट्रीम वैल्यू कहने का मतलब कोई ज़्यादा हाई वैल्यू कोई ज़्यादा लो वैल्यू आ गया ना तो उससे अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम मिडिल वैल्यू से रिजल्ट देता है, तो उसको हाई वैल्यू और लो वैल्यू से मतलब नहीं है, मिडिल वैल्यू से मतलब है, तो ये अफेक्ट नहीं होता है। ठीक, इट कैन लोकेटली ग्राफिकली, हम लोग ग्राफिक और गिव से भी मीडियन को निकाल सकते हैं, लेस देन गिव मोर देन गिव जहाँ पे टकराता है ना तो उसके नीचे मीडियन निकलते हैं, तो इसको आप मेरिट में डाल सकते हैं कि कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। एंड अप्रोप्रिएट एवरेज इन द केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज बताएं कितना बार बताएं, ओपन एंड सीरीज उसे बोला जाता है जिसका लास्ट में जो भी ग्रुप रहता है सीरीज रहता है उसका लास्ट वाला क्या बोलते हैं अपर लिमिट गायब रहेगा और स्टार्टिंग वाला लोअर लिमिट खत्म रहेगा, तो उसी को बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज में क्या रहेगा, अप्रोप्रिएट एवरेज इन द केस ऑफ ओपन एंड सीरीज में भी देता है, क्योंकि उसको ना शुरू से मतलब है ना लास्ट से मतलब जिसको बीच से मतलब है ना, तो यहाँ का अपर लिमिट नहीं भी रहेगा, यहाँ का लोअर लिमिट नहीं भी रहेगा ना, तो यहाँ रिजल्ट दे देगा अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सब मेरिट में आ गया। और डीमेरिट क्या है, नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं होता है क्योंकि यह बीच का होता है ना, इसीलिए इसको लिख सकते हैं आप नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट रिक्वायर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, तो VVI है ना, इसको टॉपिक टिक मार लीजिए कि इसमें एक डीमेरिट है कि इसका डाटा को अरेंजमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहता है कि डाटा को अरेंज करना है। थोड़ा इसको बॉक्स में डाल दीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा VVI है ना इसको बॉक्स में थोड़ा सा डाल दीजिए। देखिए यहाँ से कहाँ गया, एक सेकंड, बॉक्स नहीं आ रहा, हाँ आ गया, इसको थोड़ा सा बॉक्स में डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इट रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, तो थोड़ा सा डीमेरिट हो गया। और एक और क्या था, इट कैपेबल ऑन द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, नोट कैपेबल ऑन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जो रिजल्ट एक बार आ गया उसके आगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिक्स रहता है, तो ये डीमेरिट में आ गया ना। मीन हम लोग आगे भी ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। डिफाइन बेस ईयर अगर देता है तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या करा है। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज द ईयर विच क्या है, विच द वैल्यू ऑफ द अदर्स ईयर्स आर कंपेयर्ड, वैसा ईयर होता है ना, विच द वैल्यू ऑफ अदर ईयर कंपेयर, बेस ईयर वैसा ईयर है जिसे अदर ईयर कंपेयर, तो अच्छा बात तो है। बेस ईयर मान लीजिए 2004 का ईयर है तो हम लोग करंट ईयर कंपेयर करते हैं, तो अदर ईयर क्या क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं बेस ईयर। एंड इन द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर क्या है, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज कन्वेंशनली सेट है 100, और बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर उसको मैंने कन्वेंशनली परंपरागत रूप से बहुत पहले से उसको मान लिया गया है कि उसका मान कितना होता है 100 होता है, उसका बेस ईयर का मान कितना होता है 100 होता है। और करंट ईयर में आप देखिए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो 100 से कंपेयर करके आप दिखा सकते हैं कि करंट ईयर से कितना बढ़ा है कितना घटा, ठीक है ना। तो लोग करंट ईयर का निकालते हैं, बेस का 100 मान लेते हैं। हाँ तो वही था अदर कैलकुलेटर एंड कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर वैल्यू ऑफ दिस बेस हो गया मेरे, तो आगे बढ़ें। चलिए नेम वन प्रोग्राम, देखिए VVI है, ये भी VVI है। आपको देखिए CBSE में क्या है ना, CBSE में देता है आपको प्रोग्राम जो है उसका नाम उसका एम और कौन प्रोग्राम से जुड़ा और कौन प्रोग्राम में मिल गया, लेकिन जैक बोर्ड में उतना नहीं देगा। जैक बोर्ड में हार्डली एम दे सकता है या फिर लॉन्चिंग डेट, नहीं तो ये तो नाम तो फिक्स है कि नाम जरूर बताइए कि 1 या 2 या 3 4 कुछ भी नाम बताइए कि गरीबी हटाने वाला जो नाम था उसका बताइए। तो जैक बोर्ड में ज़्यादा चांस है नाम देने के लिए हार्डली डेट, और मैक्सिमम चांस जाता है तो फिर एम नहीं डेट नहीं, तो इसको जरूर याद रखिए कि नेम वन प्रोग्राम विच रन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने वाला जो प्रोग्राम होता है ना तो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने 4-5 बहुत से उसमें पढ़ा है, उसको याद करिए कैसे करके याद करना है। 2-3 जरूर याद रखिए, आप डेट याद मत रखिए लॉन्चिंग डेट या फिर आप एम याद मत रखिए, लेकिन नाम जरूर याद रखिए, फिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थोड़ा सा मैंने लिख दिया हूँ, इसके लिए और भी बहुत सारी योजना है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। स्वर्ण जयंती क्या है, शहरी रोजगार योजना, ठीक है, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना,
उसके बाद नेशनल रूरल डेवलपमेंट मनरेगा जो गारंटी एक्ट, और स्वर्ण जयंती ग्राम क्या स्वराज योजना। तो यह सब योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना, एक दो भी याद रखते हैं तो बेस्ट है, दे देगा लिखने के लिए, पाँचों तो नहीं देगा, 5 ही है, 5 में से जितना भी याद रखते हैं। चलिए, बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इन द एबव क्वेश्चन वी कैन फाइंड द आंसर इन द गिवन बिलो। किसका आंसर निकालना है, एक सेकंड, कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया इसको, एक सेकंड, हाँ मोड निकालने के लिए। मान लीजिए देखिए मोड देता है, तो मोड में क्या करना होता है, और ज़्यादा चांस रहता है ना कि कंटिन्यूअस सीरीज का ही देता है ना। एक सेकंड, तो कंटिन्यूअस में देखिए एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा। मोड के लिए क्या है, F1 निकालना होता है, F0 निकालना होता है, F2 निकालना होता है। F1 कैसे निकालेंगे, F2 कैसे निकालेंगे, F0 कैसे निकालेंगे ना। पहले हम लोग मैक्सिमम देख लेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है, तो मैक्सिमम देखिए तो 30 है ना, तो 30 वाला तो मॉडल क्लास हो गया ना, देखिए मॉडल क्लास हो गया, तो इसी में सब कुछ मिल जाएगा। देखिए F1 हमारा 30 मिल गया जो मेन फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वालों की F0 यानी 28, उससे बाद वाले की F2 यानी कि 22, तो मिल गया। तो मैक्सिमम निकाल लिए, वो आसान है, आराम से निकाल लिए। उसके बाद मिडिल क्लास, उसी के सामने वाला देखिए मॉडल क्लास हो गया। उसके बाद लोअर लिमिट 20 आ गया, उसका आई जो कॉमन डिफरेंस है 5 का है, तो कॉमन डिफरेंस लोअर लिमिट सब कुछ आ गया। यहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग द फार्मूला क्या है, मोड डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए जेड से डिनोट करते हैं मोड के, तो 11 लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 बाई F माइनस F0 बाई F2 बाई इंटू आई, देखिए फॉर्मूला माइंड में बैठा लीजिएगा कैसा है, 11 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, सब में F0 माइनस करना है, और उसके बाद आई से मल्टीप्लाई करके, और देखिए सारा वैल्यू को बैठाइए। लोअर लिमिट F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, फिर F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, उसके बाद F1 क्या होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, उसके बाद आई कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद जो फॉर्मूला बैठाइए, उसके बाद रिजल्ट पा लीजिए, बेस्ट रहेगा। ऐसा ही याद रहता है तो माइंड में अच्छा रहता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, या फिर व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक भी आई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सब मैंने छोड़ दिया होगा, तो आधा घंटा का हो गया, चलिए थोड़ा बहुत बनेगा उसको खत्म करेंगे। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको तो लिख लीजिएगा, फिक्स है, अभी मैं लिख देता हूँ कि यह फिक्स है कि एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिक्स है, तो फिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर ओन नीड। इसको हम बार बार बोले कि इस लाइन को रट जाइएगा, नीड्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, पर प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स है उसको मिलते रहना, उसको कोई दिक्कत नहीं होना, विदाउट अफेक्टिंग विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर ओन नीड। फ्यूचर जनरेशन का अपना जो नीड है उसको मिलने में, उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो अपना नीड को फुलफिल कर पाए, और हम लोग भी अपना को करते चले, तो यानी कि प्रेजेंट भी हो सके और फ्यूचर भी बर्बाद ना हो। तो वैसा ही डेवलपमेंट करना है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, फिर आप रिसाइकिल यूज, बहुत सारे प्रैक्टिस यूज करने के लिए, तो हमको उतना नहीं करना है, थोड़ा सा इसका फीचर देख लेते हैं ना, फोकस ऑन द फीचर और डिटेल, मतलब अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा फीचर क्या क्या है इसको देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इट कंसेप्ट देयर आर गिवन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमिक कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइज करता है किसका, रियल पर कैपिटा ऑफ द कंपनी। मान लिया अच्छा से डेवलपमेंट होगा ना, तो हर एक व्यक्ति का इनकम भी बढ़ सकता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का रेशनल यूज होगा, और नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स होते रहता है, और साथ ही चेक ऑन पॉल्यूशन भी चेक करते रहता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होगा, बर्बादी होगा, तो रिसोर्सेज का कम यूज़ हो रहा है, बर्बादी नहीं हो रहा, तो इसलिए पॉपुलेशन में भी चेकिंग हो रहा है कि नहीं, पॉपुलेशन भी क्या है, कंट्रोल में है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इलुस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ फूड फॉर वर्क, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द फरवरी 2001 में लॉन्च हुआ था। इट्स प्राइमरी एम द प्रोग्राम टू इंक्रीज द क्या सिक्योरिटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन द क्या है ड्राफ्टेड डिवास्टेटेड रूरल एरिया इन द 8 स्टेट, एग्जाम्पल में दिए थे, काट दिए हैं। 8 स्टेट में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था मेरे दोस्त, जो कि जिसका एम था क्या था, इसका एम क्या था, देखिए एम ऑफ दिस प्रोग्राम टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी क्या है वी थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन द ड्राफ्ट या डिवास्टेटेड एरिया, इन्हें सूखा एरिया जहाँ पे पानी वगैरह नहीं पड़ रहा है, बंजर एरिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि फूड सिक्योरिटी देने का प्रदान किया था, सबको भोजन देने का प्रदान किया था, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने का प्रोग्राम किया था ना, तो वही इस प्रोग्राम का एम था, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, और 8 स्टेट में स्टार्टिंग में लागू किया गया था। तो इसको रट लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाता है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, VVI मार दीजिए, हर एक मॉडल सेट में है, तो इसको VVI मार दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए आ गया, कैसे x दिया रहेगा, उसके बाद y दिया रहेगा, दो क्या बोले कि कोरिलेशन 2 डाटा में और इंडेक्स नंबर ग्रुप ऑफ डाटा में कंपेयर करते हैं। तो बाय यूजिंग द कार्ल पियर्सन मेथड यूज करने के नहीं बोल, ये मेथड आसान होता है और डायरेक्ट मेथड और आसान। अब इसमें आप शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आसान होता है और यह मेथड भी आसान ही होता है दोस्त। इसको क्या करेंगे,
ध्यान से देखिए, x दिया रहेगा, y दिया रहेगा टोटल, उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, x का भी डेविएशन, y का भी डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं हमको पता है ना कि x में से मीन को माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए x का मीन, y का मीन निकालिए, समेशन ऑफ x y n, तो इसका मीन निकल गया। मॉडल का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लिएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मीन निकालिए, इसका मीन मीन देखिए मीन निकल गया, तो मीन से हम लोग डेविएशन निकालेंगे। देखिए डेविएशन मैंने कितना मैंने मेन डाटा से कितना आगे कितना पीछे हुआ डेविएशन होता है। देखिए डेविएशन निकालिए दोनों का, मैंने कितना रेंज में आगे पीछे वेरी करा तो डेविएशन होता है ना। तो हमको एक से कितना वेरी कर रहा है मीन से ना, तो हर एक डाटा को निकालिए कितना वेरी कर रहा है मीन से। तो देखिए सबका वाई का डेविएशन, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिए, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर कर दिए, मीन का स्क्वायर और दोनों का। उसके बाद एक्स वाई, एक सेकंड, हाँ चलिए उसके बाद एक्स वाई निकाल देंगे। तो एक्स वाई देखिए सबको फॉर्मूला में यूज होगा ना, तो एक्स वाई उसका समेशन कर दिए, फिर समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई सब कुछ निकाल के। और देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर डायरेक्ट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई बाई रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यही आपको भेजिए है टॉपिक नंबर 2, इसको माइंड में फॉर्मूला को रख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देगा। तो वही समेशन ऑफ एक्स हम लोग का 0 आया है, और रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इतना आया है, तो भेज हम लोग का 0 आ गया। इसको कमेंट करने के लिए भी देता है कि कमेंट करिए, तो कमेंट कैसे करिएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कमेंट करिए, फ्रॉम द एबी डाटा वी कैन कैलकुलेट वी कैन फाउंड 0 मैंने प्राप्त किया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट मीन्स इंडिकेट्स दैट द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और 0 कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई में क्या है, 0 कोरिलेशन है, यानी कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो कमेंट भी कर दिए और साथ ही साथ दोनों काम हो गया। और कितना है देखिए, थोड़ा सा होगा, क्लिक खत्म है, थोड़ा सा रखते हैं कुछ। चलिए क्या है, एक्सप्लेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फॉलोइंग आर द मेन काउजेज, एक्सप्लेन द मेन काउजेज ऑफ पॉवर्टी। हाँ देखिए यहाँ पे चैप्टर आ गया, ये भी थोड़ा सा VVI है, मेन काउजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या मेन कारण है। आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। क्या है मेन काउजेज, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन पूरा विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। ये तो हर पॉपुलेशन ऐसा रीजन है ना कि आप इसको हर एक काउज में डाल सकते हैं, कुछ भी हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बस इसी कारण हो रहा है। चलिए रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पार्टिकुलरली अमाउंट द पुअर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। ज़्यादातर गरीब में देखा ना, गरीब घर में जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और क्या होता है, गरीबी बढ़ता है, तो थोड़ा सा मेन कारण हो गया। सेकंड देखिए हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी क्या है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, यानी कि रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी कि लोगों को इनकम नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा ना, तो वही करा पॉवर्टी गरीबी बढ़ेगा। तो वही करा काउज बाय द अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट कपल्स विद द लो रेज ऑफ वेजेज। अनएम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट कपल हो, कपल का मतलब पति पत्नी होते हैं ना, तो कपल दोनों होते हैं ना, तो उनके कारण हमें लो रेज ऑफ वेजेज मिले, बहुत पैसा उन लोगों को कम मिलता है काम करने में, तो उससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगा ना। तो वही करा मेरे दोस्त, आगे देखिए इनकम इनइक्वालिटी क्या था, एन इम्पोर्टेंट पॉवर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज द क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द बोथ क्या रूरल अर्बन एरिया इन द रिचर सेक्शन, छूट गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द रिचर सेक्शन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि देखा जाता है ना कि पहला नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ कंट्री में, और साथ ही साथ जो पावर है ना वो रिचर सेक्शन के हाथों में पावर है। अगर देहात में भी देखा जाए और शहरों में देखा जाए तो उन लोग का हाथ में पावर है, तो इसलिए गरीबी बढ़ता है, गरीब के हाथ में कोई भी स्कीम नहीं आता है मेरे दोस्त। आगे देखिए हाई इलिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को क्या मैंने निरसाक्षरता जिसको बोलते हैं ना, कमी है, लोग पढ़े लिखे कम है, तो इसका भी कारण है। लो एजुकेशन रिजल्ट इन लोअर इनकम, हैज देयर क्या पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू, दोनों बीच में। आप पढ़े लिखे कम है तो आपको इनकम कम मिलेगा, पढ़े लिखे ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा होगा। जैसे पढ़े लिखे आप कंपनी में गए तो आपका पेमेंट ज़्यादा होगा, पढ़े लिखे आप चपरासी करने गए बिना पढ़े लिखे तो कम होगा इनकम, तो वही है ना, इसका डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी जानते हैं गरीबी का कारण है, क्योंकि पहले भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्सप्लोटेड अंडर द ब्रिटिश रूल, हम लोग भी जानते हैं कि ब्रिटिश के रूल के द्वारा का शोषण किया जाता था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद भी अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स है क्या है एडवर्सली अफेक्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्या है एक दूसरा क्या है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी आज़ादी के बाद ही बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर है जो कि अफेक्ट किए हैं मेरे दोस्त, तो यही हो गया। और लास्ट में अगर ये एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी देता है तो वो भी थोड़ा सा क्या है एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन चांस लग रहा है कि दे सकता है, ठीक है, देख लीजिए। इट इज डिफाइन है इन्वायरमेंट पर डिफाइन करिए क्या है, इट इज डिफाइन द टोटलिटी ऑफ क्या प्लानिटरी इनहेरिटेंस। प्लानिटरी इनहेरिटेंस कहने का मतलब जो भी प्लानिट के बच्चे होते हैं, यानी प्लानिट के जो भी हम बच्चे कहने का मतलब जो भी प्लानिट से जन्मे हैं, हम लोग इनहेरिटेंस अपने माता पिता का, तो वही प्लानिट से जो भी जन्म है, यानी जो भी प्लानिट का देन है, तो वही सबको डिफाइन करता है, बताता है। और साथ ही साथ टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का एक संग्रह है, टोटलिटी है, समुच्चय है, यानी समूह है। और
इट इंक्लूड्स बायोटिक और नॉन बायोटिक, सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। एंड अफेक्ट इन्फ्लुएंस द ईच अदर, और एक दूसरे को प्रभावित भी करता है, तो उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या देख लीजिए। पहला क्या, सप्लाई रिसोर्सेज, जहाँ पर दोस्तों रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। कैसे, रिसोर्सेज लाइक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक सेकेंड, रिसोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय द इन्वायरमेंट, फिक्स है। रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल जो जल्दी से खत्म हो जाता है, जो नहीं खत्म होता है जो एक सांस्कृत हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो बार बार यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल नहीं यूज़ करते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि मान लो कोयल पेट्रोलियम सब क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा। अथी रिन्यूएबल हो गए, खत्म हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जैसे कि पेड़ हो गया, फिर हवा हो गया, पानी, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सप्लाई करता है, इन्वायरमेंट सप्लाई करता है। आगे देखिए, एसिमिलेट वेस्टेज, वेस्टेज को अपने मिला लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। कैसे, देखिए, प्रोडक्शन कंजप्शन, कोई प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, उससे क्या होता है, एक्टिविटी जनरेट्स वेस्ट, यानी कचरा उससे जनरेट होते हैं। एंड विच इज एब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल, केले के छिल को आप कहीं फेंकिए, देखिएगा कि 2-4 दिन में क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी कि एसिमिलेट हो गए, यानी कि उसको अपने में इन्वायरमेंट मिला लेता है। सस्टेन लाइफ, लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं इन्वायरमेंट, फिक्स है कि लाइफ को सस्टेन, इन्वायरमेंट कैसे, इसेंशियल थिंग्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सन होगा, सॉइल होगा, ये होगा, सब कुछ। इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो कैसे सस्टेन कर पाएंगे अर्थ पे, और सब प्लानेट पे इन्वायरमेंट नहीं है तो कोई वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पे सस्टेन लाइफ को भी होता है। और क्या, एस्थेटिक सर्विसेज करें, सौंदर्य का सर्विसेज भी देता है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स क्या है, इथेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी, विच इज इंक्लूड्स क्या है, इथेटिक सर्विसेज ना है, ओशियंस, माउंटेन्स, डिजर्ट, ये सभी हम लोग को देता है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक अच्छा है कि इन्वायरमेंट को भी सुंदरता प्रदान करता है। कौन, इन्वायरमेंट। व्हाट इज द एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, देखिए बोले थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी थोड़ा सा चैप्टर नंबर 10 दे दिया, ये भी एक वीवीआई टॉपिक है। एक कैंपेन था, एक अभियान था, स्टार्टेड इन 1958 में। एम क्या था इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन एम था, चाइना में स्टार्ट हुआ था। एंड काउंटिंग ऑन क्या कंट्री मैसिव स्केल, पीपल वेर इनकरेज टू सेट अप मैसिव इंडस्ट्री इन देयर बैकग्राउंड, लोगों को उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता था कि आप क्या करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें अपने बैकयार्ड में, अपने आंगन में, अपने आसपास जहाँ पे आपको मतलब मिलता है, तो आप क्या करें, आयरन को पिघलाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाएं। ये इसका एम था, तो चाइना में स्टार्ट हुआ। तो बोले थे इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी एक वीवीआई टॉपिक था। और राइट द फार्मूला फॉर द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, देखिए लेस्पेयर देगा, पास्चन देगा, या फिर दोनों मिला के भी दे सकता है, फिशर दे सकता है। तो लेस्पेयर के लिए क्या है, देखिए आपको P0 P1 तो सब में रहेगा। अब देखिए Q ही चेंज होता है, Q0 रहेगा, Q1 रहेगा। तो Q0 किस में करेंगे, Q1 किस में करेंगे। तो Q0, जीरो मैंने क्या, जीरो मैंने पहले, मतलब मैंने बेस ईयर मैंने पहले चला गया। तो सबसे शुरू में क्या है, लास्ट पेयर मैंने लास्ट वाला। तो लास्ट वाला हम देखेंगे तो जीरो से देख लेंगे लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को जीरो से देखते हैं बेस ईयर को, तो यहाँ पे 0 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूछेगा पास्चन मैंने पहले, सबसे स्टार्टिंग में पहले फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है, करंट ईयर, तो करंट ईयर को Q1 से दिखाते ना, तो Q1 से यहाँ पे देखिए Q1 से, तो Q1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। लास्ट पर में Q0 था, और पासन में क्या होता है, Q1 से करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। और फीचर में बोल रहे थे फिसलता है, आगे भी पीछे भी, पासन के भी और लास्टर के भी, लेस्पेयर की तरफ, दोनों तरफ। तो आप दोनों को रूट अंडर करके अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों फार्मूला मिला दीजिए, पासन वाला भी और लेस्पेयर वाला, दोनों फार्मूला मिला दीजिए। व्हाट इज क्रोनिक पुअर, देखिए भी दे सकता है डिफिनेशन के रूप में। क्रोनिक पुअर, पीपल हु आर यूजुअली पुअर एंड ऑलवेज पुअर, जो कि ज़्यादातर पुअर रहते हैं, जो हमेशा पुअर रहते हैं। और प्राइमरली नोन है क्रोनिक पुअर, यानी कि प्राइमरली मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से उनको क्या क्रोनिक पुअर कहा जाता है, जो कि हमेशा पुअर थे और जो कि हम ज़्यादातर पुअर रहते हैं। और क्रोनिक पुअर क्या हुए, वो हो गए थी क्या, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, देखिए डिफिनेशन ग्रुप एक चैप्टर का नाम है, लेकिन देखिए रेफर्स टू ए स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज एंड इन्वॉल्व इन ए पीपल। किसी भी लोगों में अगर किसका स्टॉक को रेफर करता है, एक स्टॉक को रेफर करता है ना, किस टाइप का स्टॉक, आपको स्किल हो, एबिलिटी हो, क्षमता हो, या फिर एजुकेशन हो, शिक्षा हो, नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, आप किसी काम में एक्सपर्ट हो, तो ये सब टाइप का आपका स्टॉक होगा आपके अंदर, तो उसी को रेफर करता, उसी को बताता है कि आप क्या है, ह्यूमन कैपिटल है आपके अंदर है। किसी भी इंडिविजुअल में ऐसा गुण है, ऐसा गुण का अगर स्टॉक है तो वह क्या है, वह एक ह्यूमन कैपिटल है। तो यही हमारे दोस्त इसी को रेफर करके बताता है कि लोगों में ऐसा है तो उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल है। तो यही था मेरे दोस्त आज के लिए, कुछ खास नहीं, बहुत कुछ खास था। इसको आप पढ़ के माइंड में बैठा के इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस वीडियो पसंद आएगा तो थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत सब आप ही के लिए होता है। ऑब्वियसली क्लास 12 तक जुड़ जाइए, ताकि 11th का साथ साथ 12 भी मजबूत हो, 12 भी बेस्ट हो, वहाँ भी क्या बेस्ट हो, वहाँ भी 10 यूनिट पढ़े, 5 मैक्रो के, तो बेहद ही खास तैयारी वहाँ का होने वाला है। वहाँ और डिटेल में सारे चैप्टर समरी, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको डीप सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स पाँचों पर मजबूत पकड़ बनाइए और रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट करिए। अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो चैनल पर जुड़ जाइए। मैं जल्द से जल्द अपना रिजल्ट भी, अभी मैं खुद नहीं दिखाऊंगा, देखो आधा घंटा बाद रिजल्ट आएगा तो मैं देखूंगा।
दिखाऊंगा, उसके बाद आपको भी दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। और मेरा एम रहेगा इकोनॉमिक्स इंग्लिश में मेरा कैसा रहा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो इसमें तो बेस्ट होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट क्या रहेंगे उसको भी देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना है दोस्त, कुछ भी सीखना तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए एंड तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों।